अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BSN1FT। तो आज की जो वीडियो है हमारे पास ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है और हम डिस्कशन करते हैं इसके अंदर NTS की प्रिपरेशन के हवाले से। तो लास्ट वीडियो के अंदर तकरीबन हम 10 से 12 MCQs कवर कर चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 MCQs जो हैं वो कवर कर लें, ताकि जो है आपकी NTS की प्रिपरेशन बहुत अच्छी सी हो जाए और आप जो है सीट सिक्योर कर सको। ठीक है जी। तो चलें, पहला नंबर क्या है, MCQs क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज़ यूटिलाइज इन द बेकिंग इंडस्ट्री। जितने भी सारे नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे फंगस हैं। ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि बेकिंग इंडस्ट्री में कौन सा फंगस यूज़ होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है यीस्ट। यीस्ट जो है ये बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो यीस्ट होती है इसकी जो खुराक होती है ये शुगर होती है। ठीक है, चीनी। तो जो हमारी बेकिंग जो चीज़ें हम बेक करते हैं उसके अंदर शुगर होती है। ठीक है। तो ये जो है यीस्ट ये शुगर पर फीड करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। जब गैस निकलता है डव के अंदर से, तो वो क्या करता है, डव जो है वो फूल जाता है, तो उससे वो चीज़ बेक हो जाती है। ठीक है जी। सेकेंड MCQ से हमारे पास स्पीशीज़ ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर। तो फाइलम जो बहुत सारे फाइलम्स जो हैं वो हम आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के अंदर। तकरीबन 9 फाइलम्स हैं। तो उसके अंदर जो पूछ रहा है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जो है एग्जांपल क्या है, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की एग्जांपल जो है ये क्या है, ये फ्लैट वॉर्म है। ठीक है जी। फ्लैट वॉर्म जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की एग्जांपल है, और जो बाकी राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ट्रेड वॉर्म और पिन वॉर्म जो है ये नीमाटोडा, फाइलम नीमाटोडा की एग्जांपल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एग्जांपल क्या क्या हैं अपने पास नोट कर लें, ताकि आपको जो है अगर कोई और एग्जांपल दे दी तो आपको फिर भी याद रहेगा। तो इस MCQs के अंदर आपने 2 फाइलम कवर कर लिए। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का जो है फ्लैट वॉर्म है एग्जांपल, लिवर फ्लूक है, टैप वॉर्म है और प्लेनेरिया है। ठीक है, 4 एग्जांपल क्या क्या हैं, लिवर फ्लूक, टैप वॉर्म और प्लेनेरिया, ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के हैं। और फाइलम नीमाटोडा की क्या है, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, थ्रेड वॉर्म और पिन वॉर्म। ठीक है, ये जो है ये फाइलम नीमाटोडा के एग्जांपल्स के अंदर आता है। तो इस MCQ का जो सही आंसर है वो है फ्लैट वॉर्म। अच्छा जी, तीसरा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। सबसे पहले तो बात करते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है और इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है, ये होता है कि लाइट एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। लाइट एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, लाइट एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, ये कहाँ होता है, अकर्स इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है इसके होते हैं दो दो फेजेस होते हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये आपको पत्ता नज़र आ रहा है, एक पत्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से बड़ा करके देखें तो आपको इस तरह के सेल्स नज़र आएंगे। ठीक है, इस तरह के सेल्स नज़र आएंगे, और इस सेल्स को कहते हैं, एक सेल को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस सेल्स को क्या कहते हैं, एक को इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक कलर है बेसिकली, जो है ग्रीन कलर होता है प्लांट का, वो क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बड़ा करके देखें तो उसके अंदर आपको इस तरह की जो स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ये इस तरह के सिक्के जैसे आपस में एक दूसरे में ऊपर नीचे रखे वो ना सिक्के, इस तरह के आपको ना स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके ATP की प्रोडक्शन होती है। लाइट एनर्जी को कैप्चर करके ATP की प्रोडक्शन होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP की प्रोडक्शन के लिए लाइट एनर्जी ज़रूरी होती है, और लाइट एनर्जी जब ये पत्ता कैप्चर करता है तो ये लाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में जाती है, और क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जाती है, और यहाँ जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी को कहते हैं ATP। ठीक है। अच्छा, अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी कि उसके अंदर लाइट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर ATP प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, लाइट यहाँ पे आई और ATP प्रोड्यूस हो गई। अब क्या होगा कि यही ATP जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जाएगी, यानी कि ये वाला एरिया खाली खाली नज़र आ रहा है आपको, ये कहलाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहलाता है। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, यानी खाली जगह के अंदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ATP जो है वो यूज़ होके क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, दोबारा समझें, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है, पत्ते के अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। लाइट एनर्जी जो आती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर लगती है, और यहाँ से ATP प्रोड्यूस होता है।
एटीपी प्रोड्यूस हो गया, अब ये एटीपी जो है वो स्ट्रोमा के अंदर जाएगा और स्ट्रोमा के अंदर जाने के बाद कुछ प्रोसेस होगा और प्रोसेस के बाद वो ग्लूकोज बना देगा। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का मकसद क्या है कि लाइट एनर्जी से ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोज यानी पौधों का खाना, तो लाइट एनर्जी से ग्लूकोज बनाना वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस हो गई, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है जी, लाइट डिपेंडेंट क्या होता है यहाँ समझा दिया है। लाइट इंडिपेंडेंट क्या होता है एमसीक्यू के अंदर नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है और उसकी होने की वजह से एटीपी से ग्लूकोज बनता है। ठीक है जी। तो एमसीक्यूज के अंदर अगर आपसे पूछे कि भाई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो हमने बात कर ली कि सी इसका सही ऑप्शन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। अच्छा, अगर पूछे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है, तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, ए स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। पूछ रहे हैं कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो चलो उसको नोट से पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसका फैसला करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस जो है द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरा प्रोसेस होता है पायरुवेट के अंदर चेंज होने का। और क्या होता है, फ्री एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज़ यूज टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी। जब ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट के अंदर चेंज हो रहा होता है, जब ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर चेंज हो रहा होता है, तो उसके दौरान जो है वो फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, फ्री एनर्जी जो है वो यूज़ करके बॉडी जो है वो फ्री एनर्जी यूज़ करके क्या बनाती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि एटीपी प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है और फ्री एनर्जी को यूज़ करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। कैसे प्रोसेस होता है, ग्लूकोज के होते हैं 6 कार्बन। ठीक है, जब ये पायरुवेट के अंदर चेंज होते हैं तो एक पायरुवेट के पास होता है 3 कार्बन और दूसरे के पास होता है 3 कार्बन। तो जब भी कोई चीज़ टूटती है, ठीक है, कोई भी, जब ये बात याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई चीज़ टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, तो इसके नतीजे में जो है एनर्जी हमेशा निकलती है। बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ अगर ब्रेक डाउन होती है तो इसके नतीजे में एनर्जी लाजमी निकलती है, और कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसके नतीजे में जो है एनर्जी यूज्ड होती है। ठीक है, अगर हम पायरुवेट को दोबारा से ग्लूकोज बनाना चाहें तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो एनर्जी फ्री निकली है हम इसको देनी पड़ेगी, तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। और ग्लूकोज को अगर पायरुवेट करना चाहें तो हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, वो एनर्जी हम एटीपी बनाने में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये जो है हर जगह यूज़ होगा, अप्लाई होगा, फिजिक्स के अंदर चाहे आप बात कर ले, चाहे केमिस्ट्री के अंदर बात कर ले, चाहे बायोलॉजी के अंदर बात कर लें, तो ये चीज़ जो है वो हमेशा सेम रहेगी कि जो चीज़ ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी, कोई चीज़ बनेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज की एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज का पायरुवेट कहलाता है। द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन अ टिश्यू इज कॉल्ड। जब भी कोई ब्लड कलेक्शन हो जाती है विद इन द टिश्यूज़ तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीमाटोमा। ठीक है, ब्लड कलेक्शन को कहते हैं हीमाटोमा। हेमरेज क्या होता है, हेमरेज जो है कोई वीन्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं, उसको हेमरेज कहते हैं। और हेपाटोमा क्या होता है, जब लिवर के अंदर जो है ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है उसको कहते हैं हिमाक्सिल। जो है वो कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक इंजेक्शन का नाम है। और हिमाटीमेटिस पता नहीं ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हीमाटोमा। अच्छा जी, पूछ रहे हैं कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इन। तो ये कह रहा है कि कौन सी जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल है। तो जिसका ऑप्शन सही है वो है हमारे पास कॉकरोच। कॉकरोच का जो है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल कहलाता है। इस यहाँ से जो है कॉकरोच सारी चीज़ें एक्सक्रीट कर रहा होता है। ठीक है जी, तो अगर हम इसको देखें कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर एनस, रेक्टम या किडनी जो है ये एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अच्छा, कॉकरोच का जो है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल है, हमने बात कर ली। ये इसको बना के रख लीजिएगा, नोट्स आपको याद रहेंगे। प्लेनेरिया का जो है उसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया के ज़रिए जो है अपना प्लेनेरिया जो है एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अर्थवर्म का क्या है, नेफ्रीडिया। ठीक है, प्लेनेरिया का क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया, और अर्थवर्म का है नेफ्रीडिया। और जो हाइड्रा है इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। दोबारा से सारी वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा से नोट्स बना लीजिएगा। कॉकरोच का है मालफिजियन ट्यूब्यूल, अर्थवर्म का है जो मैंने बता दिया। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। जब भी कोई ब्लड कलेक्शन हो जाती है विद इन द टिश्यूज़ तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीमाटोमा।
ठीक है। ब्लड कलेक्शन को क्या कहते हैं, हीमाटोमा। हेमरेज क्या होता है, हेमरेज जो है कोई वीन्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं, उसको हेमरेज कहते हैं। और हेपाटोमा क्या होता है, जब लिवर के अंदर जो है ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसको कहते हैं। हिमाक्सिल जो है वो कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक इंजेक्शन का नाम है। और हेमाटीमेटिस पता नहीं ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हीमाटोमा। पूछ रहे हैं कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इन, तो ये कह रहा है कि कौन सी जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल है। तो इसका ऑप्शन सही है वो है हमारे पास कॉकरोच। कॉकरोच का जो है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल कहलाता है। इस यहाँ से जो है कॉकरोच सारी चीज़ें एक्सक्रीट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो अगर हम इसको देखें कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर एनस, रेक्टम या किडनी जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अच्छा, कॉकरोच का जो है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल है, हमने बात कर ली। ये इसको बना के रख लीजिएगा, नोट्स आपको याद रहेंगे। प्लेनेरिया का जो है उसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया के ज़रिए जो है अपना प्लेनेरिया जो है एक्सक्रीट करता है, ठीक है। अर्थवर्म का क्या है, नेफ्रीडिया, ठीक है। प्लेनेरिया का क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया, और अर्थवर्म का है नेफ्रीडिया। और जो हाइड्रा है इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। दोबारा से सारी वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा से नोट्स बना लीजिएगा। कॉकरोच का है मालफिजियन ट्यूब्यूल, अर्थवर्म का है जो मैंने बता दिया, ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो इस एमसीक्यू के अंदर पूछ रहेगा साइकोलॉजिकल कंडीशन यूजुअली सीन इन द गर्ल्स एंड यंग वुमेन विथ लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट को कहते हैं खाने को, खाना वाना वो नहीं खाती, क्यों नहीं खाती, इस डर से नहीं खाती कि कहीं वो मोटी ना हो जाए। तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, दिमागी मसला है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। ओबेसिटी मतलब उसको मोटापे को बोलते हैं। मेल न्यूट्रिशन कम खाने को बोलते हैं। डिस्पेप्सिया अपना स्टमक के जो है अंदर कोई मसला हो जाए तो उसको कहते हैं, गैस वगैरह हो जाए तो उसको कहते हैं। और पेप्टिक अल्सर जो स्टमक के ज़ख़म को कहते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है। इसके अंदर जो यंग वुमेंस हैं वो नहीं खाती, खाना ज़्यादा नहीं खाती, क्यों नहीं खाती कि ऐसा ना हो कि वो मोटी हो जाएं, ये उनकी थॉट्स होती हैं, ठीक है। और इसके ही साथ साथ एक और कंडीशन भी है साइकोलॉजिकल जो कि बड़ी उम्र की औरतों में पाया जाता है, ठीक है। और साथ साथ ये यंग वुमेन में पाया जाता है। क्या होता है उसके अंदर ये होता है कि अगर इसका बिल्कुल उलट है, ठीक है, उसको कहते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। उसके अंदर वो औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं, ठीक है। ये इसका बिल्कुल उलट है। दोनों कंडीशन याद रखिएगा, कोई भी आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। और जो अगर उसका उलट आ गया कि अगर वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा खा रही हैं तो इसका मतलब होगा कि वो बुलिमिया नर्वोसा है, ठीक है। अच्छा, बोन्स ऑफ द स्कल आर जॉइंट बाइन। जो स्कल की जो बोन्स होती हैं वो कौन से जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं आपस में, तो उसको कहते हैं फिक्स जॉइंट। क्योंकि स्कल की जो बोन्स होती हैं वो मूव नहीं करती, ठीक है, तो इसलिए वो फिक्स जॉइंट के ज़रिए जो है आपस में कनेक्ट होती हैं। स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो तकरीबन एक ही चीज़ है जो हमारे रिस्ट के अंदर मौजूद होती हैं। स्लाइटली मूवमेंट होती है वर्टिब्रा के अंदर। अच्छा, पाइवट जो है हमारा जो पूरा स्कल है, यानी हमारा जो सर है वो जो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, ऊपर नीचे जो मूव करता है वो पाइवट जॉइंट के ज़रिए मूव करता है, ठीक है। और हिंज जॉइंट क्या होता है, जो हमारी एल्बो होती है उसके अंदर हिंज जॉइंट होता है। The disease in which patient pass urine that rapidly turns black on exposed to air is called alkaptonuria, ठीक है। ये डेफिनेशन है alkaptonuria की, एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो वो डायरेक्टली जो है वो टर्न हो जाता है ब्लैक के अंदर, ब्लैक यूरिन हो जाता है उसका। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड क्या क्या हैं अपने पास नोट कर लें। एक का नाम है फिनाइल एलानाइन और दूसरे का नाम है टायरोसिन, ठीक है। फिनाइल एलानाइन और टायरोसिन दो अमाइनो एसिड हैं। अगर ये ब्रेक डाउन होते रहें, टूटते रहें बॉडी के अंदर, तो यूरिन जो है वो नॉर्मली पास होगा। लेकिन अगर ये ना टूटें, और जो है जमा होते रहें बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, ये जो है यूरिन के ज़रिए पास आउट होगा। और यूरिन के अंदर इसकी प्रेजेंस को कहते हैं कि कैल्केप्टोयूरिया है, ठीक है। फिनाइलकेटोयूरिया क्या होता है, ये भी बीमारी होती है, यूरिन की बीमारी होती है जिसके अंदर जो है वो फिनाइल एलानाइन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एल्केप्टोयूरिया और फिनाइल कीटोयूरिया से कंफ्यूज नहीं होइएगा। एल्केप्टोयूरिया के अंदर जो है वो ब्लैक यूरिन आता है, और फिनाइल कीटोयूरिया ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो डैमेज होता है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया जो है वो जो रेड सेल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और हीमोफीलिया के अंदर जो है आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता। और एन यूरिया के अंदर जो है आपका यूरिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता सही,
ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिनाइल कीटोयूरिया के अंदर से फिनाइल एलेनाइन बनता है और एल्केप्टोयूरिया के अंदर टायरोसिन और फिनाइल एलेनाइन बनता है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एक्सेप्ट, कौन से जो है वो ये सारी बीमारियां जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, एसटीडीज़ हैं, लेकिन एक नहीं है। वो कौन सा है? एल्जाइमर डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ जो है एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो है आपका मेमोरी लॉस हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाती है, बड़ी उम्र के इंसानों में होता है, बड़ी उम्र के लोगों में होता है एल्जाइमर डिजीज़। तो ये बाकी जो है ये जितने भी है जेनिटल हर्ब्स, एड्स, साइफिलिस, गोनोरिया, ये क्या हैं? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। अच्छा, चिकन पॉक्स इज कॉज बाय, चिकन पॉक्स जो है वो कौन सा वायरस जो है वो कॉज करता है? तो इसका सही ऑप्शन है वर्सेला जोस्टर वायरस। नाम याद रखने वाली चीज़ें हैं ये सारी। तो चिकन पॉक्स जो है वर्सेला जोस्टर वायरस जो है ये कॉज करता है। लाइसोसोम फंक्शन इज, लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर, ह्यूमन की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है? लाइसोसोम का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, जब भी कोई सेल के अंदर कचरा आता है तो वो उसको फेगोसाइड कर लेता है, यानी कि उसको खा लेता है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, एक तो ये फंक्शन हो गया इसका। दूसरा ये है कि ये जो है इसको कहते हैं सुसाइड सेक ऑफ द बॉडी। तो लाइसोसोम जो है वो अपने ही सेल्स को खा सकता है, अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दो फंक्शन हो गए, एक क्या होगा, सेल के अंदर कोई चीज़ आ गई तो वो उसको खा लेगा, ख़त्म कर लेगा। और दूसरा ये है कि लाइसोसोम अगर बिगड़ जाए, उसका फंक्शन सही से काम ना करे, तो वो अपने ही सेल को खा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो लाइसोसोम करवाता है। द वायरसेस आर, वायरसेस क्या होती हैं? इस सेलुलर होता है? नहीं जी, सेलुलर नहीं होता, वायरस का कोई सेल नहीं होता। प्रोकैरियोट्स, नहीं जी, प्रोकैरियोट्स भी नहीं होता क्योंकि वो भी सेलुलर होते हैं। नॉन सेलुलर, जी बिल्कुल, वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, डी यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स भी नहीं होगा क्योंकि यूकैरियोट्स भी सेलुलर होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एक सेल से बने हुए होते हैं लेकिन सेल पूरा होता है। वायरस के ऊपर कोई सेल नहीं होता, वायरस के पास कोई सेल नहीं होता, इसलिए जो है नॉन सेलुलर इसका सही ऑप्शन है। और ऑप्शन ई जो है वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता क्योंकि विजिबल विथ नेकेड आई, वायरस को आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। अच्छा, बैक्टीरियल पिलाई हेल्प इन, बैक्टीरियल पिलाई हेल्प इन क्या करता है? कॉन्जुगेशन करता है। कैसे? चलो उसको समझाते हैं आपको। स्टूडेंट्स, आपको ये जो है दो बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया मैंने बनाए हैं। अच्छा, इसके जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं फ्लैजिलम। ठीक है, फ्लैजिला दोनों के, ठीक है, फ्लैजिला। अच्छा, ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये चीज़ नज़र आ रही होगी आपको, इसको कहते हैं पिलाई। ठीक है, ये इसका पिलाई है, ये इसका पिलाई है। तो होता क्या है कि ये आपको सर्कुलर चीज़ नज़र आ रही है, सर्कुलर शेप, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। और ये है इसका डीएनए, डीएनए और ये है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड जो है इसके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं एक बैक्टीरिया के। तो क्या करते हैं, या मैं दोबारा बना देता हूँ। इसका जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया का, ये क्या करता है, इस पिलाई के ज़रिए जो है प्लाज्मिड किसी और बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये प्लाज्मिड इस जगह से होता हुआ दूसरे पिलाई से कनेक्ट होकर इसके अंदर आ जाता है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जितनी भी होती हैं वो इस वाले के अंदर आ जाती हैं। तो जो ये प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे बैक्टीरिया में जो चीज़ यूज़ होती है, जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, उसको कहते हैं पिलाई। ठीक है, और दूसरा पिलाई जो है वो इससे कनेक्ट होकर ये चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये, और इस प्रोसेस को पूरे कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक प्लाज्मिड का दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होना पिलाई के ज़रिए, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, बैक्टीरिया पिलाई क्या करता है, हेल्प इन कॉन्जुगेशन करता है। कैसे करता है वो आपको वीडियो में समझा दिया मैंने। लोकोमोशन जो है वो फ्लैजिला करते हैं, फेगोसाइटोसिस जो है वो नहीं करता, पिलाई नहीं करता फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस वो भी पिलाई नहीं करता। पिनोसाइटोसिस क्या होता है कि कोई चीज़ पीना। ठीक है, फेगो का मतलब होता है खाना, ठीक है, सेल के अंदर की कोई चीज़ खाना, और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है पीना। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि बाहर निकालना। तो ये सारी चीज़ें पिलाई नहीं करता। पिलाई क्या चीज़ करता है, पिलाई कॉन्जुगेशन करता है। अब बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट सोलली ऑफ, ये कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन पर ये कंसिस्ट करता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के नाम से कंफ्यूज नहीं होएगा। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है,
बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और बैक्टीरियोफेज जो है वो किस चीज़ पर किस चीज़ से बना हुआ होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर टेम्परेचर भी आता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी। पीएच जो है अगर मेंटेन नहीं रहेगा एंजाइम का तो वो असर नहीं करेगा। कंसंट्रेशन जो है अगर ज़्यादा हो जाएगी तो एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। रेडिएशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर किसी भी काम को, किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से उसको परफॉर्म कर देते हैं, खुद एब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक है, याद रखिएगा, एंजाइम कभी रिएक्शन के अंदर खुद एब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं और उसको जल्दी से परफॉर्म करवा देते हैं।